हेलो स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। आज का जो सेशन है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, आर्मी क्लर्क, उसके अलावा एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप, ठीक है। और नेवी का जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है और एयरफोर्स का जो पोस्टपोन हुआ था वो जुलाई तक हो जाएगा, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन रिलेटेड है पैसेज से, ठीक है। और मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास लिया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये पैसेज सॉल्व करते वक्त आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। वही अप्रोच अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो है क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, मैं वापस बता रही हूँ कि पैसेज आपको रीड आउट नहीं करना है, आपको क्या रीड करना है, क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फटाफट आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को पैसेज भी दिख रहा होगा यहाँ पर। मोस्ट हिस्टोरिक पेंगुइन्स लिव्ड इन द अंटार्कटिक रीजन, यानी पहला ऑप्शन पढ़कर मुझे ये समझ आया कि ये जो पैसेज है वो पेंगुइन से रिलेटेड है, ओके। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ द एम्परर पेंगुइन्स इज मोर देन 3 फीट, यानी 3 फीट की हाइट से भी ज़्यादा होती है, ये कहा गया है। और आपको बताना है गलत। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। द फ्लिपर्स आर एवोल्यूशनाइज्ड टू स्विमिंग, ठीक है। तीसरा ये ऑप्शन है। पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब मैं फटाफट थोड़ा सा पैसेज देख लेती हूँ। Penguins are a group of aquatic flightless birds। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर जो कि करेक्ट है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही है। तो यानी अब हमें फॉल्स को ढूंढना है, जबकि फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो थर्ड देखें। द फ्लिपर्स आर एवोल्यूशनाइज्ड टू स्विमिंग। अब देखिए आगे देख लेते हैं इसी पैसेज में। दे लिव ऑलमोस्ट exclusively in the southern hemisphere with only one species, the Galapagos penguin, found north of the equator। ओके, मतलब अंटार्कटिक वाले क्षेत्र में नहीं रह रहे, कुछ ऐसा मुझे समझ आ रहा है। तो ये हो सकता है, ना हो तो आपको जो है इसको साइड में रखना है एक बार। आगे देखें यहाँ पर। नेक्स्ट है हाईली अडेप्टेड फॉर लाइफ इन द वाटर, पेंगुइन्स हैव काउंटर शेडेड डार्क एंड वाइट plumage and their wings have evolved into flippers। यानी कि ये भी कहा गया है फ्लिपर्स के रूप में हो जाते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं, फैदर्स जो होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं किसके रूप में, फ्लिपर्स के रूप में। और फ्लिपर्स को भी हम क्या कहते हैं, पंख टाइप से। अब नेक्स्ट देखें, एक और ऑप्शन बचा है। मोस्ट पेंगुइन्स फीड ऑन ग्रिल फिश, स्क्विड एंड अदर फॉर्म ऑफ सी लाइफ कॉट व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर। ओके, दे स्पेंड अबाउट हाफ ऑफ देयर लाइफ ऑन लैंड एंड हाफ ऑफ द ओशियन। ओके, फिट की बात हो रही है कहीं। द लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज इन द एम्परर पेंगुइन ऑन एवरेज एडल्ट आर अबाउट 1.1 मीटर टॉल। ओके, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट होती हैं। यस, आपको अगर थोड़ा सा मैथ्स का ऑपरेशन ध्यान हो तो 1.1 मीटर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेंटीमीटर हो गया, और 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट होता है, ठीक है। 29 समथिंग होता है, मैं समथिंग का बता रही हूँ आपको। तो अप्रॉक्सीमेट 3 फीट होता है। तो ये भी हमारा आंसर यानी ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। अब देखिए इस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मुझे पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा, क्योंकि चारों मुझे ऑप्शंस ढूंढने थे, यही थी मेरी अप्रोच। अब मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होने चाहिए वो फटाफट सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है मैंने 3/4 अप्रॉक्सीमेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पढ़ लिया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब देखें यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू प्लमेज इज। प्लमेज का मतलब क्या है। प्लमेज का मैंने अभी बताया था, विंग्स जो थे वो फेदर के रूप में कन्वर्ट हो गए, ऑब्वियस है। तो फ्लिपर्स को यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्लमेज को क्या कहेंगे, फादर्स। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब मुझे ये तीनों पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है पहला जो हमारा पैसेज का पार्ट है उसी से मुझे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्लियर है। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ।
तो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंगुइन्स। पेंगुइन्स के कौन से ये ऑप्शंस हैं, इनमें से बताना है लक्षण नहीं है, ठीक है। तो देयर प्लमेज इज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर यूजुअली, यहां देखिए लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी हमारा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते ही मिल गया, तो ये हमारा इधर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, लक्षण है, ये तो करेक्ट है। हमें बताना है कौन सा नहीं है। दे आर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की बात कर लें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ था लैंड एंड हाफ अदर ओशियंस, तो यानी कि जल और थल दोनों में रहते हैं, मतलब उभयचर होते हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये लक्षण है। हमें नहीं वाला बताना है, मैं वापस बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर गलत लगा के आ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन जरूर ढंग से पढ़ना है। इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंगुइन्स, ठीक है। दे आर डायurnal क्रिएचर, मतलब प्रतिदिन काम करने वाले, यानी कि हर टाइम पे मतलब एग्जिस्ट करने वाले हैं। डायurnal का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, डेली। ओके, ये हो सकता है। दे आर वेगन, क्या वेगन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो फीड करते हैं ऑन ग्रिल, फिश, स्क्वैड एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सी लाइफ। उनको पकड़ के मतलब वो खाते हैं जो सी में पाए जाते हैं, तो यानी वेगन। वेगन का मतलब होता है जो मीट वगैरह नहीं खाते, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे आग वगैरह जो है उनका यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें हम वेगन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, क्योंकि वो तो फिश वगैरह खाती है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी आंसर होगा। मतलब ये कैरेक्टर उनका नहीं है, ठीक है। ये भी है, ये भी है, और ये तीनों ऑप्शंस है। क्लियर हुआ आपको पैसेज? चलिए अब मैं नेक्स्ट देखूं, यहीं पर अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है और मुझे आंसर्स मिल गए हैं, है ना। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, सही ऑप्शन बताना। अभी तक हम क्या बता रहे थे, गलत, और अभी हमें क्या ढूंढना है, सही। तो लार्जर पेंगुइन लिव इन वार्मर क्लाइमेट एंड स्मॉलर पेंगुइन्स प्रेफर कोल्डर क्लाइमेट, ठीक है। तो लार्जर जो होती हैं उनको रहने के लिए मतलब वार्मर क्लाइमेट चाहिए होता है, और जो छोटी होती हैं उन्हें कोल्डर। ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज इज द एम्परर penguin on average adults, and okay, the smallest penguin species is the little blue penguin, also known as the fairy penguin, which is extinct around 40 centimeter, यहाँ बताया गया। among extinct penguin, larger penguin inhabited, larger वाली जो होती है ना, यहाँ पर कुछ कहा गया है, देखिए लार्जर जो पेंगुइन है वो किस एरिया में रहती है, वो रहती है कोल्डर रीजन में, जबकि यहाँ पर क्या, लार्जर पेंगुइन लिव इन वार्मर, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। करेक्ट बताना है हमें, ये गलत हो गया। अब सेकंड देखिए, पेंगुइन्स फीड ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, वो तो सी क्रिएचर जो हैं, उसके अलावा फिश, ड्रिल, तो ये गलत है। दे प्रीडोमिनेटली लिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये ऑब्वियस है, सही हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये वाला जो है बी, इसको हम बी ऑप्शन दे सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पर, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड रिप्लेस द वर्ड हारबोर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। अब देखते हैं हारबोर्ड वर्ड, अभी तक तो मेरे पास नहीं आया था क्योंकि मैंने दोनों पैराग्राफ जो है पढ़ चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखें, आफ्टर अमंग एक्सटेंट पेंगुइन्स लार्जर पेंगुइन इनहैबिटेड कोल्डर रीजन व्हाइल स्मॉलर पेंगुइन आर जनरली फाउंड इन टेम्परेट और इवन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ओके, सम प्री-हिस्टोरिक स्पीसीज अटेन इनॉर्मस साइज, यहाँ पर देखें, और अंटार्कटिक रीजन की बात हो रही है। सब बैंट्रैक
रीजन हार्बोर्ड हाई डाइवर्सिटी। हार्बोर का मतलब डाइवर्सिटी यानी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसा मीनिंग दे रहे हैं, यानी उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो यहाँ पर और शरण देना, हार्बोर का एज सच अगर हम मीनिंग देखें बच्चों तो इसका मतलब होता है शरण देना, किसी को स्थान प्रदान करना, ठीक है। और इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा जो मीनिंग है हमें वो बताना है, ठीक है। और लेकिन हार्बोर का मैं आपको मीनिंग बता दूं, इसका मतलब होता है किसी को शरण देना, स्थान देना, ठीक है, शरण देना। अब देखते हैं एग्जिस्टेंट हो सकता है बिलेट। बिलेट का मतलब होता है जो सैनिक होते हैं उनको जो रखने के लिए जो जगह दी जाती है उसे हम बिलेट कहते हैं। फौजियों को आवास दे दिया जाता है, आवास, इसे भी आवास कहते हैं, लेकिन किसको? सोल्जर्स को। और अबाइड का मतलब तो क्या होता है? पालन करना, ठीक है। नेक्स्ट है सप्रेस्ड, इसका मतलब होता है दबाना। तो अब इस पैसेज दबाना, इस पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम मीनिंग देखें तो यही बनता है बस ए आंसर। आप बी मत लगाइएगा, उसका मतलब तो सैनिकों को आवाज देना, और एग्जिस्टेंट का मतलब होता है पाया जाना, और अकॉर्डिंग टू पैसेज यही आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, किससे रिलेटेड? पैसेज से रिलेटेड। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, अदरवाइज आप जो अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आपके पैसेज में 5 to 5 मार्क्स आ सकते हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी के और भी नेक्स्ट जो मेरे सेशन होंगे उसके अंदर मैं और पैसेजेस आपको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। बाकी आप लोग ये अप्रोच ध्यान रखेंगे तो आपको आराम से जो है समझ में आएगा कि पैसेज मुझे कैसे सॉल्व करना। मैंने देखिए यहाँ पर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा मीनिंग जो है उसका समझा है ना, बस वही आपको करना है। बहुत ज़्यादा डीप वे में उसको समझने आप बैठ जाओ या फिर हिंदी ट्रांसलेट करना भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चंस को देखते हुए आप पैसेज को जब रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। कई बच्चे जो है लाइन टू लाइन, अब इस पैसेज के अंदर अगर मैं देखूं तो लाइन टू लाइन कनेक्ट नहीं हो रहा था, फॉल्स और नॉट फॉल्स ये पूछ रहा था, सही कौन सा गलत, तो हमें ऑलमोस्ट पूरा पैसेज पढ़ना पड़ा है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग जो है लाइन टू लाइन कनेक्ट करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसमें कर सकते हो, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस को तो आपको समझना होगा। इसलिए आप क्वेश्चंस को जो है समझें, फिर उसके बाद उसका आंसर करें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके एरर से रिलेटेड। आपको एरर बतानी है कि इस जो ये सेंटेंसेस हैं इनके कौन से पार्ट में जो है वो एरर है। तो जैसा कि पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज बीन रिटन एंड पब्लिश्ड दिस ईयर। ये आपका सेंटेंस है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा, क्या आपका आंसर आएगा वो देखिएगा। देखिए बच्चों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ जो है वो एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन की कंडीशन है, ठीक है। उसके अलावा वन जो होता है वो इंडेफिनाइट होता है, वन ऑफ जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाता है, ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन हो गया। अब इसके बाद आप ध्यान रखिए, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसी आती है? प्लूरल, याद रखिएगा। अब मैं नाउन सर्च आउट करती हूँ तो मेरे पास ये नाउन है और ये जो नाउन है ये यहाँ पर प्लूरल है। बाकी की कंडीशन अगर ए पार्ट में देखूं तो ठीक है, दा लगा है, सुपरलेटिव डिग्री है, इंटरेस्टिंग नॉवेल्स ये भी करेक्ट है, दैट लगा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन इस पोर्शन को इस पोर्शन से जोड़ रहा है। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ भी है और सभी स्टूडेंट वापस से ध्यान रखें कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, दैट या हु या विच का, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, जो कि कैसी है, यानी कि प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो आंसर यहाँ पर हैव होगा। अगर दैट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता और नॉवेल्स ओनली होता तो हमारा जो हैज़ है हेल्पिंग वर्ब
वो करेक्ट हो जाता। याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन तब बनेगी जब बीच में रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, अदरवाइज वन ऑफ के बाद में जब भी हम नाउन यूज करेंगे तो नाउन कैसी लगाएंगे, प्लूरल। जस्ट बाद में ही आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रखनी पड़े तो आप लगाएंगे कैसी, सिंगुलर। और रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगानी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। और मैं नंबरिंग कर दूं तो बी पार्ट में एरर है, हैज़ की जगह क्या आएगा बच्चों, हैव का यूज़ होगा। आई होप आपको एरर क्लियर हो रही होगी, आगे अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ग्रामेटिकल फॉर्म में देखें तो बहुत सारे लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, और इससे रिलेटेड भी मैंने एक पैरेलल सेंटेंसेस बताए भी हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है और आप सभी ट्राई करेंगे कौन सा आंसर होगा आपका। Not knowing the language and had no friends in the country, he found it impossible to get a job। ये आपका जो है प्रश्न है और इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, नॉट नोइंग द लैंग्वेज एंड, यहाँ पर ये एंड क्या लगा है, कंजंक्शन। ठीक है, और एंड कंजंक्शन जब भी लगा होता है या अदरवाइज आप कंजंक्शन का फॉर्म ही देखिए, कंजंक्शन टू सिमिलर थिंग्स को कनेक्ट करता है, दो समान चीज़ों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जब दो समान चीज़ों को कनेक्ट करता है तो मैं इसके अंदर ये कंडीशन देखूं तो यहाँ पर नॉट के बाद में आप देखिएगा जिरेंट फॉर्म लगी हुई है, लगी है, ऐसा ही है। तो जब जिरेंट फॉर्म लगी है तो एंड के बाद में हैड नो फ्रेंड्स इन द कंट्री, क्या जिरेंट फॉर्म लगी हुई है, नहीं लगी है। इसका मतलब ये सेंटेंस पैरेलल नहीं है, यानी ये समान नहीं है, समान फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा। ये ऐसा क्यों कहा जाता है, ये राइटिंग का एक तरीका होता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या सेंटेंस के अंदर पार्ट्स रखते हैं तो आपको देखना होता है कि सेंटेंस इक्वलाइज फॉर्म में है या नहीं है, जिसे हम बोलते हैं पैरेलल सिचुएशन या पैरेलल सेंटेंसेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस साइड में आपको जिरेंट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म यानी साइड में, दूसरे साइड में आपको जिरेंट या इन्फिनेटिव फॉर्म फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो यही कंडीशन आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हैड जो लगा हुआ है वो चेंज होगा जिरेंट फॉर्म में। हालांकि याद रखिए कि जो हैज़, हैव, हैड होता है वो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में या मेन वर्ब के फॉर्म में आता है तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर ये जिरेंट फॉर्म के रूप में है। इस वजह से जो है यहाँ पर हैड की जगह, पहली बात तो हैड नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर हैविंग आएगा। क्या आएगा, हैविंग। नॉट नोइंग द लैंग्वेज एंड having no friends in the country, he found it impossible to get a job। याद रखिएगा, ठीक है, having का यहाँ पर यूज होगा बिकॉज ऑफ पैरेलल सिचुएशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखती हूँ मैं, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच। कुछ बच्चों को देखते ही पता चल गया होगा कि इस सेंटेंस में कहाँ पर गलती है। द फर्स्ट ये करेक्ट है, लेकिन सेकेंड पोर्शन जो इनिंग्स है वो गलत है, क्योंकि न्यूज़, समन्स, इनिंग्स है ना, ये हमेशा कैसी हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन दिखती कैसी हैं, प्लूरल हैं। कुछ ऐसी नाउन की फॉर्म्स हैं जो आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रखना है, लेकिन होती कैसी हैं ये, सिंगुलर। जैसे न्यूज़, NEW आप नहीं लिख सकते हैं, कहीं पे लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो ये न्यूज़ आपको ऐसे फॉर्म में। इनिंग्स, समन्स, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सिंगुलर लेती हैं, यानी दिखती प्लूरल हैं लेकिन हैं कैसी, सिंगुलर। तो बस देखते ही यहाँ पर एरर हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा। तीनों एरर के अंदर आप ग्रामेटिकल फॉर्म जरूर चेक करेंगे, और ग्रामेटिकल फॉर्म जब चेक करोगे तो आपको एरर आसानी से समझ आ जाएगी कि किस पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। अब आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पर। सिएस्टा का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, यानी समान अर्थ रखने वाला वर्ड
यानी कि ऑप्शन बताना है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है नैप, सेकेंड ऑप्शन है विजन, एंड सी ऑप्शन है सिस्टरहुड, एंड डी ऑप्शन है सेल्फ हेल्प। सिएस्टा थोड़ा सा याद रखें, फिएस्टा, सिएस्टा, सिएस्टा का मतलब होता है नैप, झपकी, जिसे हम बोलते हैं जैसे थोड़ा सा कोई व्यक्ति क्या है सो जाता है ना, उसे हम बोलते हैं झपकी लेना, ठीक है। और बाकी विजन, सिस्टरहुड, सेल्फ हेल्प, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल से वर्ड्स थे जिनका मीनिंग क्या होगा। विजन का मतलब हमारी एक दृष्टि यानी कि अप्रोच जो होगी आगे फ्यूचर के लिए, गोल भी कह सकते हैं। और सिस्टरहुड मतलब बहन जो है, भाईचारा जैसे बहनचारा। सेल्फ हेल्प का मतलब क्या हो गया, स्वयं सहायता, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा मीनिंग ध्यान रखा है। अब सिएस्टा का मतलब क्या होता है, झपकी यानी कि नींद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक है अब आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे है 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स अ लॉन्ग वे टू वॉक। ये भी मैं बता चुकी हूँ, बहुत बार बताया है मैंने कि जब भी कोई डिस्टेंस या फिर कोई भी मनी की बात कर लो, वेट की बात कर लो, एक साथ जब एक मुस्त के रूप में आती है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो लगती है इनके साथ हमेशा सिंगुलर लगती है। बस ये आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप इजी वे में इस फिल इन द ब्लैंक को कर सकते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इज़, इसका यूज़ हो जाएगा और ये प्लूरल फॉर्म में है जो कि नहीं आएंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ही हेल्प हर। ये जो है सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रपोजिशन करेक्ट होगा इस ब्लैंक के लिए। देखिए विथ, फर्स्ट है विथ। विथ का मतलब यहाँ पर कैन ही हेल्प हर विथ दैट हैवी बॉक्स। थोड़ा सा हिंदी मीनिंग यहाँ पर समझ लेते हैं, उससे सेंटेंस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बिहाइंड का मतलब के पीछे होता है, और अहेड का मतलब इन फ्रंट ऑफ या के सामने। ठीक है। अलोंग, अलोंग के साथ अगर विथ लगता है तो उसका के संग मतलब निकलता है, लेकिन अलोंग सिंगल यूज होता है तो मतलब होता है के किनारे। अगर आप इन चारों वर्ड्स का थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पर देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा बैठेगा। यही कैन ही हेल्प हर विथ दैट हैवी बॉक्स, क्या मतलब वो मदद कर सकता है उसकी हैवी बॉक्स के साथ, या फिर यानी उसके पास पहले से हैवी बॉक्स थे हर यानी लड़की के पास में, तो क्या उसकी वो मदद कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, करेक्ट होगा आंसर ए। बाकी के 4 ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है, वापस से देखिए मैंने आपको बताया था कि आप सेंटेंस जरूर देखिएगा, क्या मतलब इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन जरूर देखिए कि क्या कहा जा रहा है। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको यानी कि करेक्ट बताना है। तो ऑब्वियस हो गया कि 3 इनकरेक्ट होंगे और 1 करेक्ट होगा। फर्स्ट है रिलाइव। ओके, रिलाइव जो है उसकी स्पेलिंग अगर हम देखें तो RELIVE, रिलाइव। ठीक है, निर्भर होना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन की स्पेलिंग आपको देखते ही पता चल रही होगी क्या है, गलत है, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। उसके अलावा डिसीट, इसकी स्पेलिंग भी गलत है। तो डिसीट की स्पेलिंग देखिए CDECEI। जब भी C आता है उसके बाद EI में अगर कंफ्यूजन हो तो हमेशा याद रखिएगा C के बाद E और फिर I आता है ना, तो डिसीट की ये स्पेलिंग होगी। अब हम देखें ये ऑप्शन 4 जिसका मतलब फ्राइट, ये गलत है, FRIGST होगा। इसका मतलब होता है भय, डर। ठीक है, इसका मतलब होता है धोखा। और प्रोटीन तो आपको पता ही है। क्लियर है।
तो ये जो चारों वर्ड्स हैं इनका आपको मीनिंग ध्यान रखना थोड़ा सा, उसके अलावा आपको करेक्ट यहाँ पर स्पेलिंग बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब आपको बताना है ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है हमारा एरिड। एरिड का मतलब होता है सूखा, ठीक है। एरिड का मतलब होगा सूखा। अब हमें लेस, प्लेंटी, डिसएग्री, ह्यूमिड, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये तीनों तो ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकते, तो हमारा ह्यूमिड मतलब आर्द्र, ये मतलब हो जाएगा आर्द्रता, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ह्यूमिड। बाकी प्लेंटी का मतलब बहुतायत, डिसएग्री का मतलब असहमत और लेस का मतलब कम, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं थे। करेक्ट आंसर है हमारा फोर्थ यानी कि ह्यूमिड। एंटोनिम बताना था, सिनोनिम मत कर दीजिएगा, वैसे इसमें एक भी सिनोनिम है नहीं, पर फिर भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। आपको अगर सिनोनिम पूछा गया तो आपको सिनोनिम ही बताना है, अगर एंटोनिम पूछा गया तो आपको एंटोनिम ही बताना है, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है यहाँ पर, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर समवन who works for an expert to learn a particular skill or job, ठीक है। ये जो है इसमें पूछा गया है कि कोई व्यक्ति who works for an expert, किसी एक्सपर्ट के लिए काम करता हो, to learn क्या सीखने के लिए, किसी एक्सपर्ट के साथ काम करता हो सीखने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल को और जॉब को, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉर्मोन, इसका मतलब तो होता है फॉर्मोन का लीडर होता है मीनिंग, ठीक है। अकम्प्लिश का मतलब होता है जैसे साथ में काम करने वाला जो होता है ना, सहकर्मी बोल सकते हैं, कॉलीग बोल सकते हैं, लेकिन सहकर्मी या कॉलीग किस में होता है, बुरे काम को करने के लिए, इसको हम सह अपराधी भी बोलते हैं। अकम्प्लिश का मतलब जैसे दोस्त होते हैं वो क्या होते हैं, सही के साथ, अगर सच्चे दोस्त हैं तो सही वक्त पे भी हैं और बुरे वक्त पे भी, यानी सही काम कर रहे हैं तब भी, बुरे काम कर रहे हैं तब भी साथ में, उसे हम अकम्प्लिश कहते हैं। और नोविस का मतलब होता है नया, जो कुछ सीख रहा हो, तो आप कहेंगे कि मैम ये भी हो सकता है, हाँ देखिए, लेकिन अप्रेंटाइज इसका भी मतलब नया, कुछ सीखने वाला, नोविस हम जैसे, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। लेकिन आप अगर ध्यान से थोड़ा सा देखें, इसने कहा था एक्सपर्ट के साथ सीख रहा है, क्या सीख रहा है, पर्टिकुलर स्किल या जॉब सीख रहा है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में कुछ भी सीख रहा हो वो नया ही कहलाता है, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कुछ नया स्किल या जॉब से रिलेटेड चीज़ें अगर कोई सीखता है तो उसे हम अप्रेंटाइज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अप्रेंटाइज कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा पर्टिकुलर स्किल के लिए या जॉब के लिए, तो हमारा फोर्थ आंसर होगा इस मतलब किसके लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किया गया इस सिंगल वर्ड ने इस पूरे के पूरे वर्ड्स को या पूरी लाइन को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15। क्या कह रहा है देखिएगा जल्दी से। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम का मतलब आपको बताना है, मैंने पहले भी बताया, जो अर्थ यहाँ पर इसका होगा इस ईडियम का वो अर्थ नहीं निकलता है बल्कि डिफरेंट मीनिंग निकलेगा। जैसे एट क्लोज क्वार्टर्स, ये आपको बताना है। एट क्लोज क्वार्टर्स, क्वार्टर्स का मतलब आवास होता है, क्वार्टर का मतलब चौथाई होता है, तो क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पर आवास, लेकिन आप इसका मीनिंग नहीं करेंगे, डिफरेंट मीनिंग निकलता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन लव विथ ईच अदर, ए ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन है टू लिव फार फ्रॉम ईच अदर, ये है बी, और सी ऑप्शन है टू लिव नियर ईच अदर, पास पास रहना, या डी ऑप्शन है टू बी अनकंफर्टेबली क्लोज। ये आंसर करेक्ट होगा, यानी कि किसी के इतने पास रहना कि असहूलियत की स्थिति पैदा हो रही है, उसे हम कहेंगे एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या होगा, टू बी अनकंफर्टेबली क्लोज। क्लियर है, इस इडियम का आप मीनिंग ध्यान रखिएगा, टू बी अनकंफर्टेबली क्लोज, ये करेक्ट मीनिंग होगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट करना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज नरेशन। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, बच्चों जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या आएगा आंसर ना। तो यहां पर है, द लेडी आस्क्ड मी हाउ माय अंकल वॉज। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा समझना है। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कंडीशन होती है, ये दिया गया है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म, आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट फॉर्म। किससे पता चला? जिसमें आपके स्पीकर और लिसनर के स्टेटमेंट एक साथ हैं तो इनडायरेक्ट हो गया, अलग अलग सेपरेट होते, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा में रखे होते, मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। तो यानी कि ये इनडायरेक्ट है और आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। और अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंडीशन क्या होती है? जो सेंटेंसेस होते हैं, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो उसका आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनता है इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये देखो तो ये कैसा है? अफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि असर्टिव सेंटेंस कह सकते हो। सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है तो हम इसे अफर्मेटिव भी कहेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे इसका अगर मैं डायरेक्ट फॉर्म देखती हूँ तो WH वर्ड से बन रहा होगा, यहाँ पे भी है WH वर्ड, लेकिन वो कनेक्टर बन जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थोड़ी सी कंडीशन ध्यान रखनी है। द लेडी सेड टू मी हाउ इज योर अंकल। ओके, यहाँ वाला पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, तो ऑब्वियस होगा, बाहर अगर पास्ट में है तो अंदर वाला भी पास्ट में चेंज होगा, पहले वो किस में होगा? प्रेजेंट में। तो यस, हो सकता है WH वर्ड भी अपनी जगह पर रखा है। मी के अकॉर्डिंग जो है माय अंकल यानी कि योर होगा यहाँ पर। सेकंड सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये हो सकता है। द लेडी आस्क मी हाउ हैज लगा है तो यहाँ हैड होना चाहिए था, जो कि नहीं आया क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। द लेडी सेड टू मी हाउ वॉज योर अंकल, यहाँ पर पहले से वॉज, यहाँ पर भी वॉज, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये वॉज होता तो कंडीशन डिफरेंट हो जाती। द लेडी आस्क मी हाउ इज योर अंकल डूइंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया ए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए थोड़ी सी आप अप्रोच और एलिमिनेशन का प्रोसेस करेंगे 4 ऑप्शंस को देखते हुए तो आराम से आंसर आता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से ध्यान रखने हैं। नरेशन के अंदर जो होता है हमेशा टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है, सेंटेंस के फॉर्म चेंज होते हैं, ये आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन एक्टिव से पैसिव में ऐसा नहीं होता है, ना ही टेंस चेंज होता है, ना प्रोनाउन चेंज होता है, सिर्फ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कन्वर्ट होता है, उसके अलावा प्रोनाउन जैसे यहाँ पर योर होगा उसको हमने माय के अकॉर्डिंग चेंज किया क्योंकि मी था यहाँ पर, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमारा करेक्ट ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है एक्टिव से पैसिव क्या कन्वर्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना है आपको, जल्दी से कीजिएगा। डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन, मैंने अभी अभी कहा था एक्टिव से पैसिव में कभी भी सेंटेंस का फॉर्म चेंज नहीं होगा। अगर इंटरोगेटिव है तो आंसर भी इंटरोगेटिव होगा, और चारों देखिए ऑप्शन इंटरोगेटिव में ही है, ना ही टेंस चेंज होगा। डू और डस चेंज होता है, इज एम आर यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसी टेंस में ही रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन, मेन वर्ब की कंडीशन को पूरा करने के लिए बी की फॉर्म, और बाकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होती जाती है। ये आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर इज एम आर तो ठीक है, इसमें भी आ रहा है। डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन्स, ग्रेन है यहाँ पर, तो इज लाइकिंग, क्या मैं लाइक जो वर्ब है उसको लाइकिंग कर दूंगी आईएनजी फॉर्म में? नहीं, ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में नहीं चेंज होगा। डू डस को इज एम आर में चेंज करेंगे और लाइक को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखते हैं, इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रोज, ये हो सकता है क्योंकि इज लगा है, और आर वाला तो वैसे ही देखते ही हटा देना है। ग्रेन ईटिंग लिखा हुआ है, लाइक्ड बाय क्रो नहीं। इज ग्रेन ईटन बाय क्रोज एंड लाइक्ड, ये तो मीनिंग वैसे ही नहीं आ रहा। इज ईटिंग ग्रेन, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी,
ये लाइट कर दिया, फिर यहाँ बाय लगा दिया, बाय का यूज़ कभी भी क्या मेन वर्ब से पहले होगा, तो ये वैसे ही नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि मैम 2 + ईट को ईटिंग कैसे कर दिया, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन यानी कि मीनिंग को, सेंस को बनाने के लिए यहाँ पर ईटिंग किया गया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अदरवाइज ऑप्शन से भी आप ध्यान रख सकते हो। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता था आपका ये वाला, और सी ऑप्शन आर की वजह से नहीं हो सकता था, और ये वाला जो है मेन वर्ब की वजह से नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्फिनेटिव फॉर्म था उसको हमने जेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो रहा है बात, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि डू डज चेंज होगा EJMR में, उसके अलावा मेन वर्ब हमेशा V3 में, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाता है, सब्जेक्ट। सेंटेंस का फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो जो आपका आंसर होगा यानी कि एक्टिव से पैसिव फॉर्म जो होगा वो भी इंटरोगेटिव होगा। आई होप आपको क्लियर होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके अलावा भी हम डिटेल में बात कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PQRS गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है बच्चों, जल्दी से आप देखिएगा ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा। A, B, C और D 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जल्दी से आप कीजिएगा। देखिए पैराजंबल सॉल्व करते वक्त आप एलिमिनेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस देखती हूँ तो इनको देखकर मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे? मैं फर्स्ट देखती हूँ पी के अंदर मेरी अप्रोच यही होगी कि मैं सब्जेक्ट सर्च आउट करूँगी ना। हमेशा ये होता है सेंटेंस सब्जेक्ट से, किसी मुद्दे से ही तो स्टार्ट हो रहा, किसी के ऊपर चर्चा हो रही होगी। तो क्या पी में है मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, लेकिन मुझे समझ आया इट से तो ये नहीं होगा। इट किसके लिए लगा है मुझे बताइए तो सही। एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। ओके, तो पी से नहीं हो रहा, यानी पी से ये भी नहीं स्टार्ट होगा, फिर पी से ये नहीं होगा। एलिमिनेशन कर दिया मैंने, या तो क्यू से होगा या एस से होगा, ठीक है। अब देखती हूँ मैं पहले क्यू से हो सकता है क्या। द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंट डोर। तो क्या ये वॉल्ट वॉज स्मॉल, क्या पहले उससे पहले कुछ तो बताइए आप। ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं लग रहा हमें, इसीलिए हम सी ऑप्शन भी नहीं रखेंगे, तो बचेगा हमारा डी आंसर। अब अगर आपको पढ़ के देखना है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। द एल्मोर बैंक हैड, ये कोई बैंक का नाम है, हैड जस्ट पुट, ओके, नई सेफ रखी गई एंड वॉल्ट रखा गया। और फिर जो मिस्टर एडम थे वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, अब ये इट लगा है उसके लिए जो बैंक में नई सेफ और ये आया था, ठीक है, उसके लिए। एंड इंसिस्टेड ऑन, और उन्होंने आग्रह किया, तो ऑब्वियस हो गया पी हो गया। फिर द वॉल्ट, अब इसी की बात हो रही है, वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड, ओके, ये भी हो गया। फिर आर, इट फास्टन 3 सॉलिड स्टील, उसकी डिटेल बताई जा रही है, तो हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। PQRS में भी मैं कह रही हूँ पैसेज की तरफ बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, कॉन्सेप्ट, उसके अलावा आपको थोड़ा सा ट्रिक भी फॉलो करेंगे, तो जैसे मैंने अभी किया, तो आपका PQRS इजी वे में करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखें और आप लोग प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आंसर करेक्ट होगा। और मतलब आपकी अप्रोच भी सही होनी चाहिए, मेन थिंग इज अप्रोच, क्योंकि आज के टाइम पे पेपर को सॉल्व करना हार्ड नहीं है, अप्रोच लगाना और प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्ज़ाम के टाइम पे आप कितना अच्छे से अपना माइंड यूज़ करते हैं, है ना, उस टाइम ड्यूरेशन पर। अगर आपके पास 45 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं, आप उस 60 मिनट या 45 मिनट्स में अपने माइंड को कितना एक्टिव रख सकते हैं, वो आज की अप्रोच है। अदरवाइज़ अगर पेपर का लेवल देखें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, मॉडरेट आता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और टाइम पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस देन वी हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, आपको जो है इस फिल इन द ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनको करेक्ट करना है। जल्दी से बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा। देयर वर मच मोर, मैनी मोर, सो मैनी, उसके अलावा टू मैनी, ये है आपके पास 4 ऑप्शन। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो पार्टिसिपेंट जो है मच फॉलो नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि मच का प्रयोग हमेशा जब भी हम करते हैं
तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। और जब भी हम मैनी का प्रयोग करते हैं बच्चों तो काउंटेबल नाउन आती है और वो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पार्टिसिपेंट था तो ये ए नहीं होगा, बी से हो सकता है। अब ये देखते हैं इधर भी मैनी इधर भी मैनी, तो तीनों में से कौन सा यूज होगा। पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस देन, अब देखो आगे मैंने देखा थोड़ा सा, तो देन का यूज है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आता है। और इन तीनों ऑप्शन में से आप देखिए कंपैरेटिव डिग्री को कौन सा डिनोट कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट कर रहा है केवल मैनी मोर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी। अब मुझे ये ऑप्शन देखने ही नहीं है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। मैंने ये देखा, उसके अलावा ये कंडीशन देखी, ए ऑप्शन मेरा वैसे ही कट गया था, एलिमिनेशन का प्रोसेस किया, थोड़ा सा ग्रामेटिकल फॉर्म देखा, तो आंसर करेक्ट होगा आपका बी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ी सी ये कंडीशन भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या आंसर आएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द एग्जामिनी कुड गैस द आंसर करेक्टली। आपको गैस के साथ में अनुमान लगाना, इसके साथ में बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन आएगा। ऑफ, गैस ऑफ द आंसर, ऑफ नहीं यूज होता बच्चों, गैस के साथ में विथ का भी यूज़ नहीं होता। कई बच्चे हिंदी मीनिंग यहाँ पर लगा देंगे, हिंदी मीनिंग नहीं लगाना आपको। ये गैस जो वर्ड होता है वो फिक्स प्रपोजिशन एट का यूज़ करता है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। ये और ये और ये इसके साथ यूज़ नहीं होगा। फिक्स्ड प्रिपोजिशन गैस के साथ, जैसे गुड एट है ना, लाफ एट, इनके साथ हमेशा लगता है। ऐसे गैस के साथ अनुमान लगाना किसी चीज़ के ऊपर, तो आप हमेशा एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या लिखा था, आंसर को करेक्टली, मतलब उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी कैसी थी, थोड़ी थी, लिटिल जानकारी, मतलब ना के बराबर थी, बस उसने क्या किया, अनुमान लगाया। तो इसका मतलब किसी चीज़ की जानकारी कम थी और उसने गैस किया, तो यहाँ पर एट प्रपोजिशन करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गए। मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए। नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे और नया पेपर सेट मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, और सभी बच्चे जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, सभी बच्चे, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आप लोगों की जो है डेली क्लासेस अब होंगी और हम लोग जो है नए नए क्वेश्चंस, आप लोगों का अगर एंथुसियाज्म हमें दिखेगा तो हम ऑब्वियसली वर्कआउट करेंगे बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे जो है सजेशन दे रहे थे कि मैम टॉपिक वाइज भी करवाइए, ऑब्वियसली मैं करवाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा आप थोड़ा सा फास्ट अगर जितना ज़्यादा रिप्लाई कर सकते हैं वो कीजिएगा, और बाकी एक्सप्लेनेशन का है वो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कभी भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।